हेलो फ्रेंड्स, आज हम तैयार हैं नई वीडियो के साथ। आपने अब तक जो है पिछली जो वीडियो है वो हमने बायो इनऑर्गेनिक के ऊपर बनाई है, जिसमें टॉपिक हमारा हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और हमने बोहर इफेक्ट के बारे में पढ़ा है। अगर आप इसके बारे में देखना चाहते हैं तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर से जरूर बजाएं और वीडियो को जो है कम्प्लीटली वॉच करें। आज जो हमारा टॉपिक है वो एरोमेटिसिटी है। आज हम नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है एरोमेटिसिटी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि देखिए जनरली से ये +2 क्लास से स्टार्ट हो जाता है एरोमेटिसिटी। बीएससी में भी ये पूछा जाता है। टॉपिक बिल्कुल छोटा है, आप 1 या 2 क्लासेस के ऊपर लगेंगी, उसी में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इम्पोर्टेंट इतना ज़्यादा है कि इसमें से नेट में भी क्वेश्चन आता है और गेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। तो यानी जो क्वेश्चन व्यू से क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि एमएससी एंट्रेंस में भी आपके पास इससे क्वेश्चन आएगा, तो आपने इसको बहुत ध्यान से सीखना है। कुछ जनरल प्रॉपर्टी है एरोमेटिसिटी की, वो हम आज पढ़ेंगे। देखिए एरोमेटिसिटी, जब भी हम एरोमेटिसिटी का जनरली एरोमेटिसिटी स्टार्ट करते हैं तो हमारे मन में ख्याल आता है बेंजीन का, कि एक बेंजीन होता है वो एरोमेटिक है। ठीक है, हम इसी बेंजीन से इसकी प्रॉपर्टियों को याद रखेंगे। देखिए बेंजीन होता है और ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो जनरली क्या है कि हमें एरोमेटिक की कुछ प्रॉपर्टी होती है, और जनरली बच्चे क्या कहते हैं कि ये हक्कर रूल को फॉलो करते हैं इसलिए एरोमेटिक होते हैं, या हक्कर रूल को फॉलो नहीं करते हैं इसलिए एंटी एरोमेटिक होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टी होती है। देखिए एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एरोमेटिसिटी में सबसे पहले आता है एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एरोमेटिक कंपाउंड की कि ये साइक्लिक होते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये साइक्लिक होते हैं। अब साइक्लिक देखिए इस तरह की भी साइकिल होती है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है, सिंगल डबल बॉन्ड इसमें है, कॉन्जुगेशन इसमें भी है, लेकिन क्या ये एरोमेटिक है? नहीं, क्योंकि यह साइक्लिक कंपाउंड नहीं है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि क्या ये कंपाउंड है एरोमेटिक, ये भी नहीं है, क्योंकि इससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है इसकी, वो आती है सबसे पहले साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा है प्लेनर होना चाहिए। अब देखिए प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब होता है कि जो सारे के सारे कार्बन एटम हैं जो इस चेन के, जो ये साइक्लिक रिंग है, जो रिंग कंपाउंड है, वो कैसा होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर पता है। बेंजीन के केस में क्या होता है कि ऐसे p ऑर्बिटल्स होते हैं। देखिए हम इसका जब स्ट्रक्चर देखते हैं, प्लेनर स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह का होता है, और इसमें जो है सिंगल डबल बॉन्ड बनता है, कॉन्जुगेशन आती है। उसका रीजन क्या है कि इसके अंदर जो इसके p ऑर्बिटल्स हैं वो ऐसे होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ऐसे सेम प्लेन में होते हैं, और प्लेन की वजह से ऐसे ओवरलैप करते हैं। ऐसे इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है और इस तरह से ओवरलैप दिखाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या है, ये क्या है, इनका एक प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। ये कैसा स्ट्रक्चर है? प्लेनर स्ट्रक्चर है। अब आप देखिए इसके अंदर जो प्लेनर स्ट्रक्चर है, जो कार्बन होता है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp2। ठीक है, तो अब देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, प्लेनर के लिए एक बात याद रखिए, या तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2 या फिर होगी sp। देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, जहां पर भी sp हाइब्रिडाइजेशन है वो भी क्या होता है, क्योंकि sp भी कैसे होता है, लीनियर होते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह के लीनियर मॉलिक्यूल होता है, तो यानी या तो sp हो सकती है हाइब्रिडाइजेशन या sp2। sp3 नहीं होगी, क्योंकि sp3 जो है उसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। आपने देखा होगा कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा, और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, जिसमें सारे के सारे प्लेन में नहीं है। इनमें एक मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ है तो तीनों की डायरेक्शन, तीन निचले प्लेन में है
तो एक की डायरेक्शन उनसे अपोजिट है, तो इसका मतलब ये प्लेन में नहीं है। लेकिन जब हम इस मॉलिक्यूल को हटा देंगे तो ये तीनों के तीन ऐसे आ जाएंगे और ये तीनों प्लेन में होते हैं, इसलिए इसको प्लेनर बोलते हैं। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर ये शेप होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी हमने देखना है कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। अब जैसे में एक क्वेश्चन है, आपको आ गया होगा समझ में कि प्लेनरिटी क्या होती है, प्लेनर हम कैसे चेक करते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि क्या ये एरोमेटिक है? क्या ये एरोमेटिक है? ये एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि देखिए साइक्लिक तो है, ठीक है, लेकिन इसमें हाइब्रिडाइजेशन है जो कार्बन का, वो sp3 है। आपको कहीं भी डबल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसा है? sp3 है। तो ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्लेनर होते हैं, साइक्लिक होते हैं, अच्छा, कॉन्जुगेशन शो करते हैं, ठीक है, या डीलोकलाइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड या कॉन्जुगेशन शो करते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड होता है या कॉन्जुगेशन शो करते हैं। ठीक है, देख कॉन्जुगेशन क्या है कि सिंगल डबल बॉन्ड होता है, ये तो आप +2 से पढ़ते आ रहे हो कि जैसे बेंजीन है, इसमें एक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसे ही नेक्स्ट आगे क्या होगा कि ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ये यहाँ और ये यहाँ। तो देखिए इसको हम बोल देते हैं कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या फिर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है। कैसे हैं? कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, यानी कॉन्जुगेशन शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है, हक्कर रूल को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि हक्कर रूल को फॉलो करेंगे, फॉलो हक्कर रूल। अब देखिए ये हक्कर रूल क्या है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये हक्कर रूल को फॉलो करेंगे। हक्कर रूल का मतलब होता है कि इनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपने इस हक्कर रूल से मोस्टली हम इसको निकालते हैं, ठीक है, लेकिन चीज़ें सारी की सारी होनी चाहिए, वे साइक्लिक भी होना चाहिए, प्लेनर भी होना चाहिए कंपाउंड, उसमें कॉन्जुगेशन भी होनी चाहिए और वो हक्कर रूल को फॉलो करना चाहिए। अब हक्कर रूल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जनरली हम हमारे पास बीएससी लेवल में 10 एनोलिन या कुछ ऐसे एग्जाम्पल आते हैं जो रिंग कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जैसे नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 3 से स्टार्ट होते हैं, मोस्टली 3, क्योंकि 3 से कम देखिए रिंग नहीं बनेगी। जो सबसे कम ये जैसे कंपाउंड है, अब हमें बताना है कि ये एरोमेटिक है या नहीं, तो हमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब आप देखिए नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हम इसमें निकालते हैं, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये एक डबल बॉन्ड है जिसको हम ये पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड का मतलब है इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हम देखिए n, हमें 4n+2 रूल लगाना है। अब अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, n की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2। ठीक है, तो ये क्या है? एरोमेटिक है। ठीक, ऐसा है एरोमेटिक है। n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जनरली हमारे पास बीएससी लेवल तक जो है वो छोटे कंपाउंड पूछे जाते हैं, ठीक है, लेकिन एमएससी और हायर लेवल पे जो है कंपाउंड, बहुत बड़े बड़े कंपाउंडों के बारे में हमें पूछा जाता है। और देखिए इसको याद रखने का एक और तरीका है, जैसे इसे अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हमें निकालने हैं, अगर देखिए मैं n की वैल्यू 0, हम एक टेबल बना लेते हैं, उस टेबल से आपको मैं एक और याद करने का तरीका दिखा देता हूँ कि क्या है। अगर n की वैल्यू 0 है तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है कि एक बॉन्ड होगा। कितने पाई बॉन्ड होंगे? 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड होगा, ठीक है, या 1 पी बॉन्ड होगा। अगर n की वैल्यू है 1, तो देखिए 4 1 जा 1 2
6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो नंबर ऑफ बॉन्ड कितने होंगे, 3 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है जी। अगर n की वैल्यू है 2 तो यहाँ पर कितने होंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 5 पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा n की वैल्यू, ये वैल्यू ऐसे ही चलती रहेंगी। तो देखिए एक चीज निकल के सामने आती है कि हमें जरूरी नहीं है पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, हम नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट कर सकते हैं। देखिए अगर नंबर ऑफ बॉन्ड 1 है, 3 है, 5 है, देखिए एक रूल बन रहा है कि सारे के सारे ओड हैं। इफ यानी इसको ऐसे हम एक ट्रिक के रूप में याद कर सकते हैं कि यदि ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होंगे, ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होंगे, तो ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा। तो कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है। आप इस टेबल को, वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये आता है एरोमेटिक। देखिए एरोमेटिक का इसी के एग्जांपल, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारा बेंजीन होता है, इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, काउंट करिए। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड कितने हैं, 3। तो इसका मतलब ये कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। ठीक है, ये कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। तो देखिए एरोमेटिक जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। एरोमेटिक क्या होते हैं, स्टेबल। अगर मैं ऐसा ही 6 मेंबर मैं असाइक्लिक सिस्टम बनाता हूँ, ठीक है, और 6 मेंबर उसको लेता हूँ, तो अगर ऐसे ही असाइक्लिक सिस्टम मैं बनाता हूँ जिसमें से 1 2 3 4 5 एंड 6, और उसमें ऐसे ही कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, तो क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। हमेशा जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जो भी एरोमेटिक कंपाउंड है वो साइक्लिक होते हैं। ठीक है, और वो जो है ज्यादा स्टेबल होते हैं असाइक्लिक कंपाउंड से। देखिए जनरली क्या होता है हमारे पास, जब हम इसका फॉरेस्ट डायग्राम बनाते हैं, फॉरेस्ट डायग्राम जब हम इसका बनाते हैं, आप फॉरेस्ट डायग्राम के बारे में बीएससी में पढ़ते हैं कि फॉरेस्ट डायग्राम कैसे बनाते हैं। देखिए फॉरेस्ट डायग्राम ऐसे बनाते हैं इसका। तो जनरली हमारे पास फॉरेस्ट डायग्राम में हम लेवल्स लेके चलते हैं, जैसे ये लेवल होते हैं, तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। देखिए यहाँ पर ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं, और जो ये बीच में लाइन होती है ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं, और इससे ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं। तो जनरली क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 और 6। देखिए इसमें सभी के सभी जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है। जब सभी के सभी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में होते हैं तो वो मोर स्टेबल होते हैं। ठीक है, और वो एरोमेटिक है। ठीक है, एरोमेटिक भी है, और सारे के सारे बॉन्डिंग जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप है, इस वजह से ये क्या है, स्टेबल होते हैं। ठीक है, इनमें स्टेबिलिटी आती है एज कम्पेयर टू एसाइक्लिक कंपाउंड। तो ये आपने ध्यान रखना है। ये हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स थे। ठीक है, कुछ और एग्जांपल आप ले सकते हैं इसके अलावा। बस आपने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, या नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आप काउंट कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ओड है तो इसका मतलब क्या है, वो एरोमेटिक होंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद है एंटी एरोमेटिक। हमारे पास देखिए बीएससी लेवल तक हमारे पास 3 तरह के कंपाउंड पूछे जाते हैं। एक होते हैं एरोमेटिक, दूसरे होते हैं नॉन एरोमेटिक, और तीसरे होते हैं एंटी एरोमेटिक। ठीक है, अभी हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एरोमेटिक के कुछ एग्जांपल्स हम पढ़ लेते हैं। जैसे अच्छा, एक रिजोनेंस एनर्जी होती है। एक और टॉपिक आपके पास आता है रिजोनेंस एनर्जी। इसका एरोमेटिसिटी से रिलेशन है, इसलिए इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं। रिजोनेंस एनर्जी। अब जो रिजोनेंस एनर्जी होती है, इसको मैं RE से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। देखिए रिजोनेंस एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के, और स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरोमेटिसिटी के।
हमने अभी अभी पढ़ा कि जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, तो इसका मतलब उनकी रिजोनेंस एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। ये लास्ट एग्जांपल है हमारा, देखिए जैसे जो बेंजीन होता है, ठीक है, इसकी रिजोनेंस एनर्जी होती है, रिजोनेंस एनर्जी की इसकी वैल्यू होती है 36 किलो कैलोरी पर मोल। अगर हम इसके कंपैरेटिव में pyridine को अगर हम देखते हैं, ये हमारा pyridine होता है, ये भी एरोमेटिक है, ठीक है, लेकिन जो इसकी रिजोनेंस एनर्जी होती है वो 32 होती है। इसी प्रकार से ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, आप इनको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को बीएससी फाइनल ईयर में पढ़ते हैं। बीएससी फाइनल ईयर में ये टॉपिक आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी एरोमेटिक होते हैं। इसके बाद हमारे पास इथायोफिन है, ठीक है, ये पायरोल है, और एक आता है फुरान, ठीक है, ये सारे के सारे एरोमेटिक हैं, लेकिन इनकी रिजोनेंस एनर्जी के हिसाब से हम इनकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं। जिसकी रिजोनेंस एनर्जी ज़्यादा, अब आप देखिए इसकी 36 है, इसकी 32 होती है, और इसकी रिजोनेटिंग जो वैल्यू है वो 29 है, इसकी 21 है, और इसकी होती है 16, इसकी वैल्यू है 16। तो देखिए जिसकी जितनी ज़्यादा रिजोनेंस एनर्जी है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि रिजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, स्टेबिलिटी के, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरोमेटिसिटी के, मतलब ये सबसे ज़्यादा एरोमेटिक होगा, ये उससे कम, ये उससे कम, तो इस तरह का ऑर्डर है। तो ये ऑर्डर हम क्या है, इस रिजोनेंस एनर्जी या इस एरोमेटिसिटी से निकालते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही है। आज हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा है। आज जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर से जरूर करें जी।